मूवी खुलती है एक हाई सिक्योरिटी जेल के अंदर, जहां एक बूढ़ा आदमी फ्रैंक पेरी अपने सेल में चुपचाप बैठा है, गहरी सोच में डूबा हुआ। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देख के लगता है कि वो कुछ रिस्की और बोल्ड करने का प्लान बना रहा है, मानो ऐसा कुछ जो उसने पहले कभी नहीं किया। फ्रैंक धीरे धीरे अपने सेल से निकलता है और जेल के सबसे बड़े गैंगस्टर रिज्जा के सेल के तरफ चला जाता है। इधर कपड़े धोने के कमरे में 4 और कैदी अपने भागने का प्लान बना रहे हैं। इनमें है लेनी, जो 8 साल की सजा काट रहा है, विव बतिस्ता, जिसे 12 साल की सजा है, एक अधेड़ उम्र का आदमी ब्रॉडी, जो आजीवन कारावास काट रहा है, और एक जवान लड़का लेसी, जो 7 साल की सजा में है। ये लोग जल्दी जल्दी ड्रेनेज इनलेट के आसपास का ग्राउंड तोड़ते हैं और एक छोटा सा छेद बनाते हैं, बस इतना कि एक आदमी फिट हो सके। एक एक करके सब छेद के अंदर घुस जाते हैं, सिर्फ ब्रॉडी को, जो फ्रैंक का इंतजार कर रहा है। पता चला ये सब फ्रैंक को उम्मीद थी, लेसी को नहीं। ब्रॉडी काफी देर इंतजार करता है, लेकिन जब फ्रैंक नहीं आता तो वो भी होल के अंदर चला जाता है, पर गलती से वो अपनी कैप होल के पास छोड़ देता है। कुछ समय बाद फ्रैंक, जो शायद अपने पालतू जानवर के आसपास चोट खा चुका है और खून बहा रहा है, वो ब्रॉडी की टोपी उठाता है और छेद के अंदर घुस जाता है। अब कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। ये कुछ महीने पहले की बात है। फ्रैंक जेल के कपड़े धोने की ड्यूटी पर है। उसका काम है अलग अलग सेल्स से कपड़े कलेक्ट करना और उन्हें इंडस्ट्रियल वॉशिंग मशीन में धोना। ये काम उसके लिए एक रूटीन है, क्योंकि वो उम्रकैद की सजा काट रहा है। फ्रैंक जेल की कठोर रियलिटी को स्वीकार कर चुका है। वो बस अपना काम करता है, किसी से पंगा नहीं लेता और रिज्जा जैसे गैंगस्टर से दूर रहता है। फ्रैंक अब अपनी जिंदगी के आखिरी दिन गिनते जा रहा है और जेल के अंदर अपने दोस्तों के साथ रहता है। एक दिन जब फ्रैंक अपनी ड्यूटी से वापस आता है तो देखता है कि उसका सेलमेट अपना सामान पैक कर रहा है। उसकी सजा खत्म हो गई है और वो घर जा रहा है। इसी बीच जेल में सभी कैदी नए बैच के कैदियों को देखने के लिए इकट्ठा हो गए। ये नए कैदी पूरी तरह से एंटीबैक्टीरियल पाउडर से ढके हुए थे और सिर्फ अंडरवियर पहनना हुआ था। ये सीन देखकर सब लोग थोड़ा खुश हो रहे थे, खासकर रिज्जा का छोटा भाई टोनी। टोनी एक परपीड़क नशेड़ी है जो अच्छे दिखने वाले कैदियों को मारने का शौक रखता है। उसकी नजर नई कैदी पर पड़ गई थी, एक खूबसूरत युवा लड़का जिसका नाम इवान लेसी था। थोड़ी देर बाद नए कैदियों को उनके सेल दिखाए गए और लेसी को फ्रैंक के साथ रखा गया। लेसी ने अपना परिचय देने की कोशिश की, लेकिन फ्रैंक को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई दी। शाम को एक मेलबॉय ने फ्रैंक के सेल में एक भूरे रंग का लिफाफा छोड़ा और उसने कैजुअली उसे उठाया। ये भूरे रंग का लिफाफा एक आश्चर्यजनक चीज लेकर आया। फ्रैंक को 14 साल अपने घर से, खासकर अपनी बेटी को, खत लिखने के बाद भी कभी कोई जवाब नहीं मिला था। फ्रैंक को लगा था कि कभी कोई रिप्लाई नहीं आएगा, पर जब उसने लिफाफा खोला तो उसमें अपनी पत्नी का खत था। खत में लिखा था कि उनकी प्यारी बेटी ड्रग ओवरडोज की वजह से अस्पताल में एडमिट हो गई है। ये पढ़कर फ्रैंक का दिल टूट गया और उसकी पूरी दुनिया उलट गई, क्योंकि जिस इंसान को वो सबसे ज्यादा प्यार करता था अब मौत के करीब थी। बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होकर फ्रैंक कुछ घंटे बाद जेल के गलियारे में गया। वहाँ एक गार्ड था जो फ्रैंक के लिए थोड़ा नरम था और उसने उसे गलियारे में जाने दिया। ये वक्त थोड़ा अजीब था। गार्ड ने फ्रैंक को कुछ प्राइवेसी भी दे दी और खुद बाहर रुक गया। फ्रैंक गलियारे के कन्फेशन बॉक्स में गया, अपना लेटर निकाला और वहाँ कुछ वक्त के लिए ब्रेकडाउन हो गया। उसने कहा कि वो अपनी बेटी से मिलना चाहता है। अगले दिन जब फ्रैंक लॉन्ड्री ड्यूटी पर था, उसने कुछ ऐसा देखा जो उसका ध्यान खींच गया। लॉन्ड्री रूम के वॉशिंग मशीन के पीछे एक स्टील प्लेट में एयर वेंट बने हुए थे। ऊपर भी जो मेटल पाइप वॉशिंग मशीन की दीवार से कनेक्टेड थी, उनमें से पानी निकल रहा था। अचानक फ्रैंक के दिमाग में आइडिया आया है और वो अपने पुराने दोस्त ब्रॉडी से बात करता है। वो पूछता है कि जेल के सीवर सिस्टम से क्या एयर वेंट्स जुड़े हैं जो बाहर निकलते हैं। ब्रॉडी पहले तो थोड़ा सरप्राइज होता है कि उसका दोस्त ऐसे अजीब टॉपिक पर बात कर रहा है, पर फिर फ्रैंक उसे अपनी बेटी का लेटर दिखाता है और बताता है कि वो कभी भी मर सकती है। फ्रैंक अब जेल से भागना चाहता है और मदद चाहता है। ये पता चलता है कि ब्रॉडी ने पहले जेल के नीचे सुरंग खोदी थी और उसे पूरी जेल का मैप पता है। वो अपने दोस्त की मदद करने के लिए राजी हो जाता है, क्योंकि उसे भी उम्रकैद की सजा है। कुछ दिन बाद फ्रैंक लेनी, एक कुख्यात चोरी और शौकिया मुक्केबाज से मिला है जो पैरोल पर बाहर जाना था। लेकिन फ्रैंक के पुराने सेलमेट ने लेनी के बारे में सब बताया और उसका पैरोल कैंसिल हो गया। बॉक्सर अब बदला लेने के लिए बेचैन है और फ्रैंक इस स्थिति का फायदा उठाता है। उसने बताया है कि वो जेल से भागने का प्लान बना रहा है और लेनी, जो टूल्स में एक्सपर्ट है, इस प्लान में बहुत काम आ सकता है। लेनी को पहले थोड़ा शक होता है, लेकिन फिर वो प्लान को मान लेता है। कुछ वक्त बाद
फ्रैंक अपने 2 और कैदियों के साथ कैंटीन में मिलता है। वो डोमिनोज खेलते हुए अपने भागने की योजना पर चर्चा करते हैं। एक ही रास्ता है आजादी का और वो लॉन्ड्री रूम से गुजरता है। उन्हें 3 पहरेदार दरवाजों से गुजरना होगा वहां तक पूछने के लिए, पर फ्रैंक एक अलग रास्ते का राउट देता है। कुछ दिन पहले वो गलियारे में गया था और कन्फेशन बूथ की दीवारों को देखा था जो बहुत कमजोर लकड़ी के बोर्ड से बना था और वो सीधे कपड़े धोने के कमरे से जुड़ा था। अगर वो कन्फेशन बॉक्स को तोड़ लेते हैं तो वो आसानी से बगल वाले कमरे तक पहुंच सकते हैं बिना पता लगाए हुए। जब वो लॉन्ड्री रूम में पहुंच जाएंगे तो एयर वेंट से गुजरे सीवर सिस्टम तक पहुंच गए, पर इसके लिए उन्हें स्टील प्लेट तोड़नी पड़ेगी जो एयर वेंट्स को कवर करती है। उस रात जब जेल की लाइटें बंद होती हैं, लेनी अपना काम शुरू करती है। वो अपने कमरे की कुर्सी से मेटल पाइप निकालता है जिसमें एक बोल्ट लगता है जिसे वो स्टील प्लेट को तोड़ने में मदद कर सके। इस दौरान फ्रैंक जेल के सबसे बड़े कैदी के जेल में जाता है जिसकी हाइट 6 फीट 4 इंच और वजन 230 पाउंड है। फ्रैंक दावा करता है कि लेनी ने उसे एक आमने सामने की लड़ाई के लिए चैलेंज दिया है। इस बीच उनके प्लान के बारे में और भी डिटेल्स मिलती हैं। लॉन्ड्री वेंट उन्हें सम्प के टॉप तक ले जाएगी जहां से वो ड्रेनेज सिस्टम तक पहुंच गया है। ड्रेनेज पाइप उन्हें जेल के नीचे से नदी के पार ले जाएंगे और अगर वो उस पे क्रॉस कर गए तो वो ट्रेन स्टेशन के नीचे पहुंच जाएंगे। लेकिन उन्हें ट्रेन की पटरियों के पार भी जाना होगा और उन्हें ये काम बिजी टाइम के शुरू होने से पहले करना होगा, क्योंकि पटरियों पर 650 वोल्ट का इलेक्ट्रिक करंट होता है और अगर वो डर करते हैं तो वो सब करंट से मारे जाएंगे। तीनों फिर अपनी तैयारियों को आगे बढ़ाते हैं और 3 दिन बाद भागने का फैसला करते हैं। उन्हें पता नहीं होता कि टोनी उनकी प्लानिंग पर ध्यान दे रहा है। उस रात सारे कैदी कैंटीन में जमा होते हैं जहां के फिट के बड़े कैदी और लेनी के बीच लड़ाई होती है। जाहिर है लेनी से वो ज्यादा शक्तिशाली होता है और लेनी घायल होता है, पर लेनी एक जबरदस्त पंच लगाता है जो उस बड़े कैदी के मुंह से हीरे लगे हुए दांत निकल के गिर जाता है। लेनी जल्दी से वो दांत उठा लेता है। जब तक गार्ड लड़ते हैं तो ब्रेक नहीं लेते। बाद में जब सब सो रहे होते हैं, लेनी अपनी मेटल पाइप जिसमें डायमंड लगा होता है को ग्लू कर लेता है। फिर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहां ये भाग रहे कैदी सीवर सिस्टम के पास पहुंचने वाले होते हैं। लेनी अपने टूल के डायमंड वाले से स्टील प्लेट को तोड़ता है और वह ग्रुप सफलतापूर्वक दूसरे साइड से निकल आता है, पर उन्हें अब सीवर के अंदर गहराई तक जाना पड़ेगा ताकि वो नदी के नीचे से गुजर सके जो जेल के पास से बह रही है। अतीत में सारे कैदी कॉमन शॉवर रूम में नहा रहे थे। टोनी जो चर्चा देख चुका था फ्रैंक के पास आता है और पूछता है कि सब ठीक है क्या। ये साफ है कि उसे पता है कि बूढ़ा कुछ करने वाला है। फिर वो फ्रैंक को कहता है कि अपने सेल का दरवाजा खुला रखना और अगले दिन उससे मिलने का वादा करता है। बाद में फ्रैंक अपने पार्टनर्स को ये घटना बताता है और ये सबका मूड तुरंत डाउन कर देता है। सबको पता है कि टोनी को टच नहीं किया जा सकता क्योंकि वो जेल में मुख्य गैंगस्टर रिज्जा का भाई है। अगर वो कुछ नहीं करते तो उनका प्लान पक्का एक्सपोज हो जाएगा। इसलिए फ्रैंक एक और बंदे को अपने ग्रुप में लाने का सुझाव देता है जो उनकी मदद कर सके, जिसका नाम है विव बतिस्ता। वो एक कैदी है जो नशे के आदी कैदियों को ड्रग्स की छोटी खुराक देता है। ये सब सरकार की योजना का हिस्सा है जिसमें नशे के आदी लोगों को खुराक कम करके धीरे धीरे पदार्थों से दूर किया जाता है। अगली सुबह फ्रैंक बतिस्ता से जेल की लाइब्रेरी में बात करता है। वो चाहता है कि ड्रग लॉर्ड टोनी को चुप रहने के लिए किसी भी तरह से मदद करे। बदले में बूढ़ा आदमी उससे वादा करता है कि वो उसे जेल से बाहर निकाल देगा। बतिस्ता तुरंत मान जाता है और एक काफी खतरनाक प्लान बनाता है जो टोनी को हमेशा के लिए चुप कर देगा। उसका प्लान है ड्रग्स की एक बड़ी खेप बनाने का जो जहर से मिक्स होगा और वो ड्रग्स को लैब से बाहर ले जाएगा। फ्रैंक फिर वो ड्रग्स लेकर टोनी को अगले दिन देगा। सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जब कैदी फ्रैंक, लेनी, ब्रॉडी और बतिस्ता किसी तरह से नदी पार करते हैं। वो दूसरी तरफ निकलते हैं बस ये देखने के लिए कि पूरा सीवर सिस्टम कंक्रीट की दीवार से ब्लॉक हो गया है। टेंशन बढ़ जाती है जैसे उनका पूरा प्लान सामने ही टूट रहा है। लेनी जो लेसी से काफी गुस्सा लग रहा है उसे दीवार पे ढकेल के पंच करता है, पर जब नौसिखिया नीचे झुकता है लेनी का पंच कंक्रीट में लगता है और एक छेद बन जाता है। ये ग्रुप को समझ में आता है कि दीवार नया बना दिया गया है और वो तुरंत उसे तोड़ना शुरू करते हैं। कुछ मिनटों में वो दीवार में इतना बड़ा छेद कर लेते हैं कि एक इंसान आसान से निकल सकता है। ब्रॉडी जो इस तरह के मामलों में सबसे ज्यादा अनुभवी है, वो छेद से अंदर घुस जाता है। वो अपने हाथों से नीचे खोदना शुरू करता है जब अचानक उसका नसीब बिगड़ जाता है। नई बनी दीवार का एक हिस्सा गिर जाता है और वो मलबे के नीचे दब जाता है। फ्रैंक जल्दी से जितना हो सके मिट्टी निकलता है और अपने दोस्त तक पहुंचता है। ब्रॉडी जो होश में नहीं है लेकिन सांस ले रहा है। सुबह होती है
मतलब फ्रैंक टोनी से मिलने के लिए तैयार हो रहा है। बूढ़े आदमी के पास अपने लॉकर में सीक्रेटली ड्रग्स का इंतजाम किया है। उसका प्लान है टोनी को वो ड्रग्स देना ताकि वो इसे लेकर बेहोश हो जाए। लेकिन नशेड़ी अकेला नहीं आता, वो अपने साथ एक अजीब कैदी को ले आता है। टोनी जहर वाले ड्रग्स का भंडार उठाता है और उसे अजीब कैदी को दे देता है। फिर वो लेसी पर ध्यान देता है जो अभी भी टॉप बंकर में सो रहा है। ये साफ है कि टोनी को लेसी पसंद है और वो उसका शारीरिक शोषण करना चाहता है। लेकिन नया कैदी उससे लड़ता है और टोनी को एक कुर्सी से मार देता है। ये देखकर अजीब कैदी फौरन जहरीली दवाओं के भंडार के साथ भाग जाता है। दूसरी तरफ टोनी इतना आहत होता है कि वो अपने सेल के बाहर बेहोश होकर गिर जाता है और सीढ़ियों के नीचे गिर के मर जाता है। प्रेजेंट में भागते हुए कैदियों का ग्रुप आगे बढ़ रहे हैं और घायल ब्रॉडी को बारी बारी से उठाकर ले जा रहे हैं। वो एक रेलवे स्टेशन तक पहुंचकर ये एहसास करते हैं कि वो सही ट्रैक पर हैं। लेसी फ्रैंक की मदद करने की कोशिश करती है जो अपने पेट में ज्यादा खून बहने की वजह से बहुत घबरा जाता है, लेकिन बूढ़ा सबको आगे बढ़ने के लिए कहता है। तभी उनको कुत्तों की आवाज सुनाई देती है जो स्टेशन की तरफ आ रहे होते हैं और उन्हें समझ आता है कि पुलिस उनके पीछे है। अब जिंदगी और मौत का सवाल है और वो बेहोश ब्रॉडी को छोड़कर भाग जाते हैं। ग्रुप फिर अपने अगली मुश्किल का सामना करता है, एक छोटी सी लेकिन गहरा पानी। इसे क्रॉस करना मुश्किल नहीं होता, लेकिन लेनी को तैरना नहीं आता, इसलिए उन्हें दिक्कत होती है। आखिरकार सारे कैदी जलाशय को पार कर लेते हैं और ट्रेन की पटरियों तक पहुंच जाते हैं। अतीत में रिजा फ्रैंक के सेल में आता है। ये खुलासा होता है कि लेसी को एकांत कारावास में डाल दिया गया है क्योंकि उस पे टोनी के मर्डर का इल्जाम है। टोनी का अजीब दोस्त जो उन दोनों का इकलौता गवाह था, वो भी जहरीली दवा खाने से मर गया। तो रिजा चाहता है कि उसे पता चले कि उसका भाई कैसे मारा गया। फिर वो फ्रैंक को धमकी देता है कि उसकी सेल में रात को आकर सच्ची बताएं। लेकिन फ्रैंक और उसका ग्रुप वही रात को भागने की प्लानिंग कर रहे हैं। सब कुछ तैयार हो रहा है और सब अपने अपने पदों में सेट हो रहे हैं। तभी फ्रैंक को विजिटिंग रूम बुलाया जाता है जहां उसे अपनी पत्नी से मिलने का मौका मिलता है। उसको ये चौंकाने वाली खबर मिली है कि उसकी बेटी सुबह की वक्त मर गई। ये न्यूज फ्रैंक को तोड़ देती है और अब उसका ब्रेकआउट का कारण बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। सीन फिर प्रेजेंट में कूदती है जहां ग्रुप से बचकर सुरक्षित ट्रेन की पटरियों तक पहुंच जाता है। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा है जब लेनी का फुटडोर ट्रैक बीच में फंस जाता है। उनकी परेशानी बढ़ जाती है जब एक ट्रेन उनकी तरफ आ रही होती है। बतिस्ता अपने दोस्त की मदद के लिए जल्दी से आता है, लेकिन देर हो जाता है। दोनों ट्रेन के नीचे आ जाते हैं। फ्रैंक और लेसी कुछ जख्मों के बकवास ट्रेन से बच जाते हैं और साइड में गिरकर जिंदा बचते हैं। वो ट्रेन की पटरियों से दूर भाग जाते हैं और जल्दी से एक नजदीकी स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। ये दोनों अपनी आजादी को पाकर अपने कपड़े बदलते हैं। लेसी जल्दी से भाग जाता है और फ्रैंक खुशी से सीढ़ियां चढ़ता है जो लंदन की गलियों तक ले जाएगा। अतीत में फ्रैंक डिसाइड करता है कि उसके पास अब जेल से भागने का कोई कारण नहीं है। वो अपने सेल में जाता है और लेसी से बात करता है। ओल्ड मैन अपना एस्केप प्लान उसे बताता है और लेसी को कहता है कि वो उसकी जगह ले। ये तब होता है जब फिल्म के पहले सीन में वापस लौटकर फ्रैंक को रोजा के सेल में देखती है। वहाँ वो समय खरीदारी के लिए बकवास बातें करने लगता है ताकि उसके दोस्त जो लॉन्ड्री रूम में सुरंग खोद कर रहे हों, उनके लिए वक्त मिल सके। फ्रैंक रिज्जा को बेइज्जती करता है और कहता है कि उसका जीवन बेकार है। ये बात है गैंगस्टर को गुस्सा दिलाती है और वो फ्रैंक को चाकू मार देता है। थोड़ी देर बाद गार्ड वहाँ पहुंचकर फ्रैंक को प्राथमिक चिकित्सा देते हैं। अचानक ये खुलासा होता है कि फ्रैंक बस भ्रमित कर रहा था कि वो लॉन्ड्री रूम पहुंच रहा है। असल में उसके दोस्तों के प्लान पर चले गए थे, जबकि वो पीछे रखकर उनको टाइम देने की कोशिश कर रहा था। फिल्म तब खत्म होती है जब फ्रैंक धीरे धीरे बेहोश हो जाता है और लंदन की गलियों में अपनी बेटी से मिलने का सपना देख रहा होता है।